जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, ऐसा है कि मैम जो है ना वो आज उनका पॉसिबल नहीं होगा। तो आज का सेशन मैं करूँगा। ठीक है। आज हमारा एक क्यू एन ए सेशन भी है। और आज हम रिवीजन भी करेंगे अभी तक जो हमने पढ़ा है टोटल, और उसके अलावा क्वेश्चंस लेंगे। आज का सेशन हमारा इज ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग, सो इट्स इजी। हम्म। ठीक है। ठीक है। तो सर कल का सेशन आप लेंगे सर आकिब? जी जी। आप कल का सेशन लेंगे ये बताएं। कल। आज आई गेस आज थर्सडे है। ये सर आज थर्सडे है। तो हमारा सेशन मंडे से थर्सडे नहीं होता? ये सर है तो मंडे मंडे से से थर्सडे थर्सडे, होता है। तो लेकिन सर ने कहा हुआ है कि आप लोग रिवीजन के लिए आया आया करें, तो लेकिन स्टिल लाइक ये ऐसा सब्जेक्ट है कि हमें वो एक लीड की जरूरत पड़ती है कि रिवीजन करते हुए भी, इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी। ओके ओके, अगर तो ज़रूरत है, बिकॉज आज के सेशन के बाद ना आई सस्पेक्ट कि आप मुझसे ये दोबारा पूछिएगा, कि मेरा ख्याल है उसमें आपको ये इसका जवाब भी मिल जाएगा। और उससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, मुझे स्टूडेंट से ये चीज़ एक दो चीज़ें कंफर्म करनी है कि हम्म। वो अभी इसको कितना ज़्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। बिकॉज अनटिल अनलेस कि मैं इस चीज़ को, जब तक मुझे ये नहीं ना पता चलता कि जो हम अभी कर रहे हैं उसका मतलब हम्म। इसकी अंडरस्टैंडिंग इनको डेवलप हो रही है, तब तक हम ये चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते कि अगर अगर हमें आगे मजीद किस स्पीड से बढ़ना है। तो अगर तो इनकी डिमांड हुई तो अरेंज करवा लेंगे वीकेंड सेशन भी। ये सर सिर्फ वीकेंड मीन्स लाइक जस्ट कल का फ्राइडे का इसी फ्राइडे का? टाइम के ऊपर? जी जी सर, कल का, अच्छा, देख क्योंकि वैसे लेते ये क्लास मंडे टू थर्सडे है, लेकिन ये डिपेंड करता है आप लोगों की अवेलेबिलिटी के ऊपर और नीड के ऊपर अगेन। तो ओके। आई होप कि आप क्लास में अगर फीडबैक लेंगे फिर आपको आइडिया हो जाएगा। हाँ हाँ, सो ज़रूर सर आप ज़रूर। नाउ थैंक यू। ठीक है। जी अकमल, आपका कोई क्वेश्चन है? ये हैंड रेस किया किसी ने? अकमल, आपका कोई क्वेश्चन है? सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, तो कैसे हैं सब? आई होप कि आप सब की लर्निंग अच्छी जा रही होगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज सर। सो आज के सेशन में अभी तक हमने जो पढ़ा है हम उसकी एक रिवीजन करेंगे। कुछ चीज़ें हमने सरसरी सी पढ़ी हैं, इतना ज़्यादा हमने डिटेल नहीं पढ़ा। और कुछ चीज़ें हमने थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में लाइफ साइकिल्स को देखा है कि हमारी प्रोजेक्ट की स्टेजेस क्या होती हैं। तो आज के सेशन में हम गो थ्रू करेंगे हर चीज़ को जो अभी तक हमने पढ़ा है, और जो आगे हमारी अप्रोच होने वाली है उसके लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर तो आपको कोई अभी तक कोई क्वेश्चन है इस पूरे सेशन के रेलेवेंट, मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल के रेलेवेंट, एम एल ऑप्स के रेलेवेंट, तो जेनेरिक कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, अनलेस के वो किसी स्पेशली टूल के बारे में जिसको हम आगे पढ़ेंगे, तो वो हम फर्दर इन फ्यूचर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक जो आपने पढ़ा है, जो हमने सेशंस किए हैं, उनमें आपको किसी चीज़ में कोई इशू आया हो तो आप काइंडली वो दोबारा बता सकते हैं। हम आज उसकी रिवीजन भी करेंगे, या हम अब आज इसको डिस्कस कर सकते हैं एवरीवन। जी Sir, मेरा क्वेश्चन है, this is my first time joining this class, so just the previous sessions and where can I find them? Will they यू be कैन फाइंड available on Facebook? या you can find them on the Facebook group of iCode group. There you will get all the previous lectures of MLOps class and the other classes as well. Thank you. जी अकमल खान। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं एआई सीखना चाहता हूँ, तो आप मुझे कोई इंस्टीट्यूट रिकमेंड कर सकते हैं जहाँ वो एआई पढ़ाते, कोई मतलब रिलायबल इंस्टीट्यूट हो। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये है कि आप एआई किस मकसद के लिए सीखना चाहते हैं? आप डिग्री करना चाहते हैं एआई में, आप स्किल लेना चाहते हैं, आपका एंड गोल क्या है, आप क्यों सीखना चाहते हैं? सर ऑलरेडी मैंने डिग्री की हुई है ये कंप्यूटर साइंस में, और अभी मैं एआई को सीखना चाहता हूँ। देखें, अगर तो आप इस एआई में ना स्पेशलाइज्ड होना चाहते हैं ना,
तो एआई एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड फील्ड है। इसके लिए सबसे बेसिक जो फंडामेंटल होते हैं कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको अच्छा होना ज़रूरी है। ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है, आप लीड कोड वगैरह पे प्रैक्टिस करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, या आप कोडिंग की प्रैक्टिस करते हैं, देन आपकी नेक्स्ट स्टेज आती है कि आपके फंडामेंटल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं जेनेरिकली, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट अ थिंग कि मतलब एक टूल है, जाके आपने वो सीख लिया और आप एआई के एक्सपर्ट बन गए। ऐसा कभी नहीं होता। इसमें हमारे पास होता इस तरह है कि आपने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ थ्योरीज को अंडरस्टैंड करना होता है कि हम किस तरह किसी चीज को लर्न करवाते हैं, हम किस तरह एक मॉडल को लर्न करवाते हैं कोई ऐसी चीज जिससे वो फेमिलियर नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए आपको अपने ना एक रोड मैप सेलेक्ट करना होगा, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे रोड मैप्स आते हैं। एक जनरेटिव एआई का अलग से आजकल आ रहा है, उससे पहले हमारे पास मशीन लर्निंग इंजीनियर का एक होता है, उसके अलावा डीप लर्निंग इंजीनियरिंग का भी होता है, एनएलपी का होता है, कंप्यूटर विजन का होता है। आप इसमें किस में जाना चाहते हैं, आपको सबसे पहले ये देखना होगा। और इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आपको ये बेसिक देखना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो क्या क्या रहा है। ठीक है। आप मतलब ये कहते हैं कि मुझे एआई सीखना है, तो पहले आपको ये जाके स्टडी करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितनी ब्रांचेज हैं और आपको उसमें किस में जाना है। ठीक है। ओके सर, जज़ाकल्लाह। जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी खालिद, आपका अस्सलाम है। वालेकुम सर। सर, मेरा क्वेश्चन है डॉकराइजेशन की के हवाले से। सर, ये डॉकर की कंसेप्ट कल आपने क्लास थी, मुझे थोड़ी समझ आई, लेकिन मैं उस टाइम क्वेश्चन नहीं कर सका। सर, डॉकर की कंसेप्ट लाइक गिटहब की तरह है, जिस तरह हम अपनी कोड उठा के वहाँ पर डिस्प्ले करवाते हैं अदर डेवलपर्स को, ताकि उनको आसानी हो, वो उसमें कोई चेंजेस वगैरह या कोई सजेशन करना चाहते हैं। और ये दूसरा जो है, आप इसका आंसर कर दे, वो मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। अच्छा, आपने पहला क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि डॉकर्स का कॉन्सेप्ट हमारे गिटहब की तरह है या नहीं है। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि आपके जो डॉकर्स होते हैं ना, उसका जो चीज़ आप कह रहे हैं ना, आप डिस्प्ले करवाना, हाँ, इसकी मदद से आप डॉकर हब पे अगर आप अपने डॉकर कंटेनर्स को पुश करते हैं ना, तो आप उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं डॉकर हब पे, अगर आपने वो पब्लिक किया है तो। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि डॉकर्स का असल मकसद ये है कि आप वो डिस्प्ले करो। अगर डिस्प्ले ही करवाना मकसद है तो गिटहब भी है, हमारे पास गिट लैब भी है, और भी काफ़ी सारे ओपन सोर्स रेपोजिटरीज है, आप वहाँ पे भी करवा सकते हैं। लेकिन जो डॉकर्स का इवेंचुअली जो कंसेप्ट जो बना था, वो इस चीज़ के लिए था कि आपका जो कोड होता है, वो इस तरह उसको पैक कर दे कि आपको कहीं पे भी उसकी डिप्लॉयमेंट में बिल्कुल भी कोई इशू ना आए। क्योंकि डॉकर्स का जो असल मकसद जो इसका असल मोटिव होता है वो ये होता है कि हम अपने कोड को पैकेज कर दें, उसका एक डॉकर एक कंटेनर बना के उसके अंदर अपने सारी लाइब्रेरीज डिपेंडेंसीज जैसे वो चल रहा है उसकी रनिंग फॉर्म को हम सारा उसका एक इमेज बना के हम उसकी पूरी सर्विस का एक डॉकर कंटेनर बना दें और उसकी इमेज को हम सेव कर लें। तो इसका ये जनरल मकसद है। मतलब आप इसको ये कह लें कि इसकी एज ए लेमैन एग्जांपल यही है कि आपने घर का सामान अगर किसी दूसरे घर में शिफ्ट करना है, तो आपने सिंपली क्या करना है, उसकी सारी चीज़ों को ना बॉक्सेस में बंद करके जैसे जैसे हैं उनको एक बड़े डब्बे में डाल देना। उससे ये होगा कि वो एक कंटेनर में जो जो सामान होगा ना, वो सब बॉक्सेस में वो सेफ रहेगा, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगी, और जैसे वो डाला है वैसे ही उसकी 100% फंक्शनैलिटी के साथ वो आपको मिलेगा। अदरवाइज अगर आप डॉकराइज नहीं करते, तो कैसे नहीं है कि डॉकराइजेशन अगर हम ना करें तो फिर क्या ये काम नहीं हो सकता? देखें, हो सकता है, करने में हो सकता है, लेकिन वो फिर उतनी एफिशिएंसी से नहीं होगा, नंबर वन। नंबर टू, आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि आपकी एक डिपेंडेंसी दूसरे के साथ क्लैश कर जाए, हो सकता है वो वहां पे रन हो रही है, दूसरी मशीन पे रन ही ना हो सकता है कि आपकी मशीन क्लैश, उसके उसके जो बैकएंड जो बैच फाइल्स हैं वो उसके साथ कंपेटेबल ही नहीं है। तो डॉकर को बनाना मकसद यही है कि वो चीज़ की जो रनिंग है, उसकी जो आपकी एग्जीक्यूशन है, वो उसकी हमारी यकीन दहानी हो जाए कि 100% वो काम करेगी। अगर वो डॉकर कंटेनर हमने बना दिया है और वो हमने अपने लोकल सिस्टम पे टेस्ट किया, तो ऑब्वियसली बात है वो चाहे क्लाउड पे आप ले जाए चाहे किसी दूसरी मशीन पे ले जाए, उसने रन होना है। बस आपको एक रिक्वायरमेंट है, आपने डॉकर इंस्टॉल उस पे सिस्टम पे किया और आपको डॉकर के फंडामेंटल पता हो। ठीक है। क्लियर हुआ आपका अ, क्वेश्चन? सर, जी सर क्लियर हो गया। और सर, ये कंटराइजेशन जो है, ये डॉकर की एक स्टेप है, जिस तरह हम अपनी कोड को डॉकराइज करना चाहते हैं, तो हम इसकी कंटराइजेशन करेंगे। देखें, ये जो कंटेनराइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना, ये एक थ्योरी है, लाइक एज दिस इज अ टेक्निक। लेकिन उस टेक्निक को जिस टूल की मदद से आप अप्लाई करते हैं ना, वो चीज कहलाती है डॉकर। ठीक है। डॉकर एक वैसे ओपन सोर्स कंपनी भी है जिन्होंने डॉकर बनाए हैं। तो ये इवेंचुअली डॉकर खुद कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ एक टूल है जो कंटेनराइजेशन को अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह है कि आप एक बंदा डिजाइनर है। ठीक है। अब
वो डिजाइनिंग कैसे करता है? वो डिजाइनिंग के लिए यूज करता है कोई टूल, अडोब इलस्ट्रेटर करता है, एक्सडी करता है, या कोई और टूल करता है। अब इवेंचुअली अडोब एक्सडी या अडोब फोटोशॉप इलस्ट्रेटर, ये टूल कोई डिजाइनर नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक टूल है जो डिजाइनिंग के अमल को सरअंजाम देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो टूल होता है ना, वो सिर्फ एक औजार होता है किसी चीज को करने के लिए। करना, आपने उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना होता है उसकी मदद से, दैट्स इट। ठीक है ओके सर, थैंक यू। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी और का कोई क्वेश्चन है? जी हीरा, आपका क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने पूछना था, यानी कि इस कंसेप्ट ना बहुत नए हैं। मैंने खुद एमएस डेटा साइंस किया, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम ये सारा कुछ सुन रही हूँ। तो कितनी देर लगती है कि एक बंदा रवां हो जाए इन सब चीजों के अंदर? देखिए, कुछ चीजें होती हैं फंडामेंटल्स। ठीक है। अब फंडामेंटल्स क्या है? अब एक डाटा साइंटिस्ट को डाटा साइंटिस्ट क्या चीज बनाती है? सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो एक डाटा साइंटिस्ट है या एक एआई एक्सपर्ट है, उसको कोई टूल, कोई लैंग्वेज डाटा साइंटिस्ट या एआई एक्सपर्ट नहीं बनाती। उसको उसके कॉन्सेप्ट्स, उसका तखयल, उसको डाटा को देखने का नजरिया, उसको उसका एक्सपर्ट बनाता है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, ये जो आपने दूसरी बात की कि ये चीज़ें मेरे लिए नहीं है, मैंने डिग्री में नहीं पढ़ा। देखे, आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप पीएचडी तक नहीं पढ़ सकते। ठीक है। लेकिन वो चीज़ें इतनी बेसिक होती हैं कि वो आपको कोई भी नहीं पढ़ाता। आपको अगर डाटा की डोमेन में आना है ना, तो आपको कुछ फंडामेंटल, या ये कह लें कुछ प्री रेक्स का पता होना चाहिए अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। अगर आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए डिग्री करनी है तो आप कर सकते हैं, उसके अंदर आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे एक बंदे ने एमएस डाटा साइंस किया है, लेकिन वो कहता है कि मैंने सिर्फ डिग्री के हद तक नहीं, इसको अपना पैशन बनाना है और इसको इसमें एक्सपर्टीज लेनी है। तो इसकी मिसाल बिल्कुल सिंपल है कि अगर एक पर्सन ने बीए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उसने डिग्री की है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि अब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना और बात है, उसके लिए उसका एक स्किल सेट है, उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन और उसकी कॉन्सेप्चुअल इंप्लीमेंटेशन का उसके माइंड में होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल इसी तरह अब ये जो टूल्स हैं, एमएल ऑप्स जो है ना, ये इंडस्ट्री की चीज़ है। ये आपको कोई भी डिग्री में नहीं पढ़ाता। ठीक है। ये अगर आप वर्कशॉप्स लेते हैं या स्किल्स अपनी, ये टोटली एमएल ऑप्स के, अगर आप वर्ड के ऊपर गौर करें ना, तो इसके अंदर इसका जवाब है। एमएल स्टैंड फॉर मशीन लर्निंग, एंड ऑपरेशन स्टैंड फॉर कि जो रियल टाइम में इसके ऊपर जो जो स्टेजेस हमने करनी है, जिन स्टेजेस से एक मशीन लर्निंग का लाइफ साइकिल जाता है, ये वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। और ऑब्वियसली बात है, अगर आप मास्टर्स या पीएचडी कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें आप ऑपरेशन साइड को कभी भी नहीं देखते। This is the one of the major reasons that why you are not aware of these concepts, even you have a degree in masters in data science. Got it? तो इन चीजों के लिए आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश करना है। आपको अपनी स्किल, एक होती है स्किल हासिल करना, वो एक अलग चीज है, एक है डिग्री हासिल करना, वो एक अलग चीज है। डिग्री आपको बेसिक्स तो बता देगी, लेकिन आपको शायद उसकी जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जॉर्गन्स हैं, जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, उससे शायद आप उस तरह फेमिलियर ना हो। आई होप कि आपका क्वेश्चन थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अगर आपका क्वेश्चन है तो दोबारा आप बता सकती हैं कि आपको मजीद क्या चीज़ डिटेल में पूछनी नहीं है। सर, बड़ा अच्छा आपने क्लियर कर दिया। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती थी, यानी कि कितनी देर लगेगी कि एक बंदा रवां हो जाए? यानी कि आपकी वैसे क्या बैकग्राउंड है? आप अपना थोड़े मोटिवेशन के लिए बताएंगे कुछ अपने बारे में? दो चीज़ें। पहली बात तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि कितनी देर लगेगी किसी बंदे को रवा होने के लिए। तो वेल, मेरे पास कोई लीडर बोर्ड नहीं है, ना ही मेरे पास कोई मेजरमेंट का कोई टूल है जिसके ज़रिए मैं आपको ये बता दूं कि ये चीज़ इतनी आसान है, इसमें आपको एक हफ्ता लग जाएगा या इसको आपको एक साल लग जाएगा। इट डिपेंड्स कि आपको कुछ पैरामीटर्स बताता हूँ, आप उनको अगर माइंड में रखेंगी ना, तो आपको इस सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। क्योंकि इस सवाल का जवाब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं यूएस के, मतलब जो मेरे जानने वाले सर्कल में हैं, जिन्हों की डिग्री कुछ भी नहीं है, जिनकी किसी की केमिकल इंजीनियर, किसी की बीबीए है, किसी की एमबीए है, और वो कहाँ पे हैं? कोई गूगल में लगा हुआ है, कोई माइक्रोसॉफ्ट में डाटा साइंटिस्ट लगा हुआ है, कोई एआई आर्किटेक्ट है। लेकिन कैसे? अब अगर उनकी डिग्री तो उनमें है नहीं, उनके फंडामेंटल्स कैसे क्लियर हुए? सिंपल, उन्होंने क्या किया था, एक बूट कैंप किया था। लेकिन अब वो बूट कैंप आपको कितना सिखा सकता है? 6 महीने का होगा या साल का होगा? अब उसमें मैक्सिमम आप 3 घंटे का क्लास लेंगे, बाकी आप सारा दिन बैठ के उसकी अगर प्रैक्टिस भी करें, तो आपको सिर्फ बेसिक्स पता चलती हैं।
ठीक है। लेकिन अब उन लोगों ने क्या किया, उनका पैशन था ये, उन्होंने अपनी स्पीड और अपनी लर्निंग और अपनी पिक पावर को 10 टाइम्स बूस्ट कर दिया। ठीक है। अब वो जो उनकी स्पीड जो उन्होंने तेज की थी वो उनके पैशन पे डिपेंड करती थी कि उनका पैशन कितना ज्यादा है। अब उन लोगों ने 6 महीने के उस कोर्स में, फर्ज करो 6 महीने का कोर्स है और 6 महीने के कोर्स में टोटल फंडामेंटल आपको सिखाए जा रहे हैं जो बंदा 1 महीने में भी सीख सकता है। तो उस 6 महीने को उन्होंने यूटिलाइज करके 3 से 4 साल की जो डिग्री होती है उससे डबल कंटेंट को अपने अंदर डाइजेस्ट किया, उसकी प्रैक्टिस की और उसको इस वे में इम्प्लीमेंट किया और अपना एक्सपीरियंस एक्सपोजर हासिल किया कि वो जो चीज होती है उससे मतलब बिल्कुल वो फेमिलियर हो गए। एक मतलब समटाइम्स होता है कि आपने डिग्री भी की होती है, आपने छोटे मोटे प्रोजेक्ट भी किए होते हैं, 20 से 25 प्रोजेक्ट किए होते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको इंडस्ट्री के आसपास भी आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये नहीं है कि आपने टाइम नहीं लगाया या आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे। उसकी रीजन ये है कि आपने अपनी एनर्जी का उस तरह इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह होना जरूरी था। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप 10 घंटे लगाएं एक चीज पे, आप लगाएंगे उतना ही टाइम, लेकिन आपका तरीका मैटर करता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। काफी टाइम पहले, ये मेरी जर्नी का वैसे एक हिस्सा है, मैं आपको इसे आपको होप के इसमें आपको थोड़ा सा आपके सवाल का जवाब मिलेगा। मैं आ रहा था अपनी यूनिवर्सिटी में रिसर्च असिस्टेंट। मेरी नॉलेज जो मशीन लर्निंग की और डाटा साइंस की थी वो सेल्फ सेल्फ टॉट थी। मैं उस वक्त में मैंने ये चीज़ लर्न की थी जिस वक्त में इस टर्म का कोई इतना बूम था भी नहीं, बस ये नई नई आई थी। डेवलप कंट्रीज में ये चल रही थी और इधर पाकिस्तान में ये चीज़ मतलब पूरी सूरी जो मास्टर्स कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं बस उनको पता होती थी। मतलब हर दूसरा बंदा या तो ऐप डेवलपमेंट कर रहा होता था या वो क्या वेब डेवलपमेंट कर रहा होता था, उनको किसी को इसका कंसर्न ही नहीं था। और मैं इसको कभी कोई कोर्स कर रहा हूँ, कभी कोई कोर्स कर रहा हूँ, इस उम्मीद में कि शायद मुझे नॉलेज मिल जाएगा या मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा। अब मैंने तकरीबन 75 से लेकर 80 के 75 to 80 के करीब मैंने कोर्सेज कर दिए। सिर्फ कोर्सेज किए, उनमें जो कंटेंट था अपनी तरफ से उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया, लर्निंग की। लेकिन मुझे लगता था कि शायद यही मेरी लर्निंग है। लेकिन मैं एक पर्सन से मिला और ये तब की बात है जब मैंने कोर्सेज के बाद मैंने तकरीबन 60 से ऊपर प्रोजेक्ट्स भी बना लिए थे डाटा साइंस की और मशीन लर्निंग के अंदर। लेकिन मसला कहाँ पर था, मैं अपने एक सीनियर से मिला जो रियल टाइम लिटरली एक डाटा साइंटिस्ट थे, और वो कोई कंपनी में डाटा साइंटिस्ट नहीं थे, वो अपनी स्किल के लेवल पे वो एक सेल्फ टॉट डाटा साइंटिस्ट थे। तो उनसे मैं मिला तो मैंने उनको कहा कि मैं इस डोमेन में काम कर रहा हूँ, तो काइंडली आप मुझे बताएं कि मेरी स्किल में मुझे कितना आगे जाने की और ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझसे गिनती के 3 से 4 सवाल किए, और गेस व्हाट, मुझे किसी एक सवाल का भी सही से जवाब नहीं आता था। अब वो क्वेश्चंस कोई उसने आसमान से उतरे हुए नहीं किए थे, वो क्वेश्चंस थे जिन्हें मैंने पढ़ा होगा, लेकिन मैंने उनको कभी उस नज़र से देखा ही नहीं कि मतलब इनको इस तरह से भी पूछा जा सकता है। और हालांकि जितना टाइम मैंने लगाया था, उन्होंने मुझे अपने बाद में कन्फर्म भी किया था कि मेरा टाइम जो लगाया है ना जितना मैंने, इससे आधा भी उन्होंने नहीं लगाया अपनी लर्निंग फेज में। लेकिन फर्क कहाँ पर था? मैंने कितने प्रोजेक्ट किए थे उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा 60 के करीब किए हैं। मैंने कहा आपने कितने किए हैं? कहते सिर्फ 3। और मैं हैरान था कि ये इम्पॉसिबल है, 3 प्रोजेक्ट्स में कोई बंदा इतना जान ही नहीं सकता। लेकिन फिर उन्होंने मुझे साबित किया कि उन्हें कैसे पता है। अब मिसाल के तौर पे आप एक डाटा सेट के ऊपर एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगा रहे हैं, एक ऐप बना रहे हैं किसी चीज़ की, या ये कह लें कि डायबिटिक प्रिडिक्शन आप कर रहे हैं किसी चीज़ की। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप उस चीज़ की प्रिडिक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, आपने डाटा उठाया, उस पर कोड किया, मॉडल लगा दिया, रिजल्ट्स आ गए, आपने दिखा दिए। ना आपको ये पता है कि इस डाटा में ये जो रिजल्ट आ रहा है इसके बैकएंड पे क्या हिस्ट्री चल रही है। ना आपको ये पता है कि अगर ये टेक्निक फेल हो रही है तो इसके फेल होने की रीज़न क्या है। तो मुझे आप ये बताएं कि उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप मुझे ये बताएं कि सिंपली कि आपने ये सारा कुछ कर तो दिया, क्या आपको इसके 7 वाइज पता है? अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि ये टेक्निक इस पे काम क्यों नहीं कर रही, ये टेक्निक काम क्यों कर रही है, क्या आपको इसकी बैकएंड लॉजिक का पता है? और मैं आई वाज स्टंट कि मुझे इस चीज का तो रत्ती भर भी आइडिया नहीं है कि ये बात कैसे, ये भी मुमकिन है, क्या ऐसा पॉसिबल भी है, मुझे ये भी नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है इस डोमेन में। तो मसला ये है कि हमें ना अपने पैशन को और हमें लर्निंग के तरीके को थोड़ा सा डिफरेंट करना है। यहाँ पर जो ML ऑप्स की क्लास में जो हम पढ़ा रहे हैं उसका मकसद है आपको इंडस्ट्री के जो टेक्निकलिटीज है ना उनके फंडामेंटल से एक आगाही देना। इसमें ये नहीं है कि आप सिर्फ एक कोर्स करके या कोई भी कोर्स आप किसी जगह से कर लें तो आप उस चीज़ के एक्सपर्ट बन जाते हैं। बस वो चीज़ आपको एक आइडिया देती, उसके बाद आपकी अपनी कैपेसिटी है कि आप उस चीज़ को कहाँ तक लेके जाते हैं। अगर आपको डॉकर्स का बेसिक बताया किसी ने, आपको फंडामेंटल्स बताया, अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते तो ऑब्वियसली बात है आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, आप उसके ऊपर 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और उस पर टाइम लगाते हैं, आप उस पर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको जो मर्जी जो बंदा मर्जी पूछ लेगा इंडस्ट्री में जाके आपके कोई इंटरव्यू में, तो आपको कोई मसला उसमें नहीं आने वाला। आपको फंडामेंटल जब पता है ना,
तो अगला अगर आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस नहीं भी है ना, तो उससे वो नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मेरे पास जी मैंने डिग्री भी की है, मैंने पीएचडी भी की है, और मेरे पास मैंने आप कह रहे हो कि मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस भी है, और वो आपसे बेसिक्स फंडामेंटल के रेलेवेंट को क्वेश्चन कर लेता है, आपको भी नहीं पता, तो वो वहां पे कंफ्यूज हो जाएगा। वो कहेगा भाई ये पता नहीं, आपने एक्सपीरियंस तो लिया, पता नहीं कि आपका एक्सपीरियंस किस तरह है, आपको तो यही नहीं पता कि ये चीज एक्चुअल में काम किस तरह कर रही है। आई होप कि आपका क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया होगा, या कोई और आपका क्वेश्चन है तो। नहीं सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया, जज़ाकल्लाह खैर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पुट कर सकते हैं, until I will make an little announcement, और उसके ऊपर फिर हम बात करेंगे। जी, एनीवन? ओके, तो सर आज सर के। मेरा एक क्वेश्चन है जी जी कि फास्ट। कल मैडम ने एक पोर्ट से पहले कंटेनर के बारे में बताया था कि उसमें एक मेन पार्ट होता है और उसके नीचे जो है ना वर्कर्स होते हैं सर। मेन नोड होता है, उसके नीचे वर्कर्स होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यही वाला सेम कंसेप्ट तो हडूप में भी यूज होता है। तो आया ये कुबरनेटिस और हडूप सेम चीज़ है या अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं? नहीं, जो हडूप की आप जब जिस हडूप की आप बात कर रहे हैं ना, वो चीज़ टेक्निकली एक टूल है बिग डाटा में जो यूज़ होती है। अब इसके थोड़े से बैकग्राउंड को अगर हम समझे ना हडूप में, और इसका एक्चुअल में डिफरेंस कहाँ पर आता है, अगर हम इसके आर्किटेक्चरल लेवल पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, एक फंडामेंटल चीज़ को डिस्कस करते हैं। आई होप कि उससे आपको एक चीज़ की क्लैरिटी मिल जाएगी। इनका हडूप को बनाया किस लिए था? एक हमारे पास चीज होती थी शुरू शुरू में, जब डाटा बिग डाटा की टर्म आई थी, तो हमारी डाटा साइंस और बिग डाटा की टर्म में इस वर्ल्ड में ना, हम चीज डाटा को प्रोसेस करते थे सीक्वेंशियली। अब सीक्वेंशियली क्या चीज है? सीक्वेंशियली का मतलब है जितना का जितना डाटा आया है ना, उसने जब तक एक पूरे सीक्वेंस ने प्रोसेस नहीं होना, उसने नेक्स्ट सीक्वेंस तक जाना ही नहीं है। ये मैं आपको अभी लेमैन की टर्म में बता रहा हूँ, इससे होप्स हो के बाकियों को भी आइडिया हो जाएगा ये एक्चुअल में है क्या चीज। अच्छा, जब हमारे पास सीक्वेंस में कोई चीज होती है ना, तो उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि अगर एक लाइन में बच्चे खड़े हैं ना किसी चीज के कंटीन में जाने के लिए, तो जब तक अगला बंदा फ्री नहीं होगा, पिछले वाला उसका नंबर नहीं लगेगा। और जब फर्ज करें 500 बंदों की लाइन है, तो 500 बंदों की लाइन है, जो 500वें नंबर पे खड़ा है, उसका उसका नंबर कब आएगा ये किसी को भी नहीं पता, और हो सकता है कि उसका पूरा दिन निकल जाए वहां पर। ठीक है। अच्छा, अब हडूप को जब बनाया था, तो इसका बैकएंड पे एक सिंपल कॉन्सेप्ट था जिसको हम कहते हैं पैरेललाइजेशन, या ये कह लें कि पैरेलल कंप्यूटिंग का। यानी कि वो सीक्वेंशियली उस चीज को डील नहीं करेगा, वो इसके मॉड्यूल बना देगा, यानी कि वो उसको डिवाइड कर देगा, बैचेस उसके बना देगा, और वो चीज पैरेलल मल्टीपल सिस्टम्स पे या सीपीयूज पे आर्किटेक्चर्स पे रन होगी एट द सेम टाइम इन अ फॉर्म ऑफ क्लस्टर। ठीक है। अच्छा, लेकिन हडूप में इशू ये था कि वो पैरेलल चीज तो कर रहा था, लेकिन वो स्लो था। अब सवाल ये है कि सीक्वेंशली भी स्लो था, हडूप भी स्लो है, तो अब फर्क कहाँ पर आता है? हाँ, वो पिछले सिस्टम से थोड़ा सा फास्ट जरूर था, लेकिन उसका मसला ये था, वो जो पैरेलल सिस्टम को रन करता था वो डिस्क पे करता था, जिसकी वजह से मेमोरी का भी इशू आता था, और आपके दूसरे जो क्या कहते हैं प्रोसेसिंग पे भी इफेक्ट पड़ता था। तो इसके सॉल्यूशन के लिए उन्होंने फिर किस चीज को बनाया? उन्होंने अपाची स्पार्क को बनाया। अब स्पार्क क्या करता था? स्पार्क का कॉन्सेप्ट भी इससे मिलता जुलता था, पैरेलल तो वो भी काम कर रहा था, पैरेलल कंप्यूटिंग तो वो भी करता था, डिफरेंट सीपीयूज पे डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेबिलिटी एंड देयर क्राइंग कैपेसिटी, इट डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट टास्क। लेकिन अब वो ये है कि वो पहले उस चीज को लोड करता था कैशे में, देन उस चीज को आगे फॉरवर्ड करता था, वो डिस्क के ऊपर जोर नहीं डालता था, जिसकी वजह से स्पेस का इशू भी नहीं होता था और वो भी नहीं होता था। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके ये जो मेन नोड और जो चाइल्ड नोड्स की बात है। तो हमारे पास ना, जब हम डेवलपमेंट की कुछ कोर टर्म्स होती हैं, उसमें हमारे पास कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम आर्किटेक्चर्स कहते हैं, और हर आर्किटेक्चर एक डिफरेंट लॉजिक के ऊपर बिल्ड होता है, और उसकी एक डिफरेंट पीछे साइंस होती है। मिसाल के तौर पे, अगर थोड़ी सी अब हम डेवलपमेंट की एक एग्जांपल लें, तो एक आर्किटेक्चर में आप होता है एमबीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर। एक हमारे पास आर्किटेक्चर होता है मॉडल मॉडल टेम्पलेट लैंग्वेज। एक हमारे पास होता है, हमारे पास इतना डिफरेंट करके ना हमारे पास आर्किटेक्चर होते हैं। तो हमारे पास हर आर्किटेक्चर की एक डिफरेंट लॉजिक है, और उसका वर्किंग ऑपरेशन भी डिफरेंट है। अब इसमें ये होता है कि एक आपके पास जो पेरेंट नोड है, और एक जो आपके पास सब नोड्स हैं। अब हडूप में ये और इसमें जो डिफरेंस है ना, वो ये है कि यहाँ पर एक जो मैनेजर है ना, वो उसके सब नोड्स हैं, और हर नोड अपने एक सर्विस के लिए जवाबदेह है। ऐसा नहीं है कि वो पैरेलल हो रहा है, एक सर्विस फेल हो गई है तो मतलब दूसरी, उसमें ये कुछ सिमिलैरिटी जरूर है।
लेकिन इसके आप इसे मिक्स ना करें, क्योंकि जो हडूप है वो टोटली बिग डाटा की टर्म है, वो लार्ज डाटा और कंप्यूटेशंस के अंदर वो चीज़ यूज़ करते हैं। और ये जो चीज़ है ये हम डिप्लॉयमेंट और एमएल ऑप्स और ऑपरेशंस की टर्म में इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है ना फाद? बाकी इसकी जी जहाँ जी, तक थैंक यू डिटेल, सर। बाकी डिटेल की जो बात है ना, जब हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएंगे तब हम इसको देखेंगे। जी सर, मैं बिल्कुल समझ गया। ये तो दोनों अलग अलग टर्म्स है, लेकिन ये चीज़ मुझे इसमें और उसमें कॉमन लगी तो इसलिए पूछ रहा था सर। हाँ, थैंक यू। कॉमन देखें, इसमें ना टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारी कॉमन चीज़ें होती हैं। हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं। लाइक एज के हमारे पास डेवलपमेंट की कुछ चीज़ें मशीन लर्निंग में यूज़ होती हैं, कुछ टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज, कुछ फेमिलियर टर्म्स उधर भी यूज़ होंगी, उधर भी यूज़ होंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जो वो उधर हो रहा है वही इधर हो रहा है। हाँ, उनका वर्किंग ऑपरेशन सिमिलर हो सकता है, लेकिन उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो जो कर रहा है वही ये कर रहा है। जिस तरह किसी ने इंटरव्यू में पूछ लिया था मुझसे, हडूप में ये पैरेलल ये भी कंप्यूटिंग करता है, अपाची भी कंप्यूटिंग पैरेलल करता है, फर्क कहाँ पर है? अब फर्ज करें कोई ऐसा बंदा है कि मतलब उसको इतना आइडिया नहीं है, उसको बेसिक पता है कि ये दोनों सेम काम करते हैं, तो वो कहेगा जी कोई फर्क नहीं है। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पुट करेंगे कि अच्छा फर्क नहीं है तो बना क्यों था वो? ठीक है ना? तो चीज़ों का पर्पस डिफरेंट होता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्या आप रिपीट कर सकते हैं इन दोनों का फर्क, हडूप का और अपाची स्पार्क का? एंड सेकेंडली आपने अभी बात कही थी एमबीसी एंड एमबीटी फ्रेमवर्क से फर्क की। सो हमारे पास जेंगो एमबीटी के ऊपर बाकी नोड जेएस और नोड जेएस का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन डॉट नेट जो है वो एमबीसी के ऊपर है। तो इन दोनों फ्रेमवर्क्स के अंदर क्या फ़र्क है? क्यों है ये फ़र्क? मैंने एमबीटी यूज़ किया हुआ है। सो क्या हमें ज़रूरत पड़ी कि हम लोग टेम्पलेट्स को अलग कर लें? जी, पहले तो आपका ना ये वाला क्वेश्चन जो है ना हडूप और इसका स्पार्क का ले लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो एच डी एफ एस होता है ना, उसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी सी हमारे पास डिफरेंट होती है। और वो डिफरेंट किस्म के जो कहते हैं ना आपके, उनमें यूज़ होता है डिफरेंट यूज़ केसेस में। इनमें फंडामेंटल एक चीज़ ज़रूर कॉमन है कि ये दोनों पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क्स हैं, एक चीज़। और इसमें दूसरी चीज़ जो ज़्यादा जो इनमें कॉमन है वो ये है कि लार्ज डाटा सेट्स या लार्ज डाटा के ऊपर ये दोनों वर्क करते हैं। ठीक है? अच्छा, अब इन दोनों के फोकस में आ जाता है कि जो हमारे पास जो अपाची स्पार्क होता है वो हमारे पास किस लिए यूज होता है? डाटा प्री प्रोसेसिंग में, मशीन लर्निंग के टास्क में, या वेब सर्वर्स के टास्क में। ठीक है? लेकिन जो हमारे पास हडूप होता है उसका मेन फोकस ये होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के वर्क ऑपरेशन पे काम करेगा, और उसने डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग करनी है, या जिसको आप मैप रिड्यूस भी कहते हैं, जो बिग डाटा के ऊपर हम करते हैं। ठीक है? और दूसरी चीज जो आपने पूछी ना कि ये एमबीसी और एमबीटी का, बेसिकली ये हमारा ये वैसे टॉपिक नहीं है, पहली चीज मैं ये मेंशन कर दूं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए टर्म बोली थी। लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो एमबीसी है ना, उसकी आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ कि आपके पास आपने एक लारावेल पे प्रोजेक्ट बनाया है या पीएचपी पे बनाया है। ज़ाहिर है मैं थोड़ा सा इसको ज़रा ओल्ड स्कूल की एक ज़रा आपको एग्जांपल दे दूं ताकि आपको फ़र्क क्लियर हो जाए। उसमें आप क्या करते हैं, आपका फ्रंट एंड सारा एक साइड में पड़ा होता है और आपका बैक एंड सारा एक साइड में पड़ा होता है। अगर इसमें कोई इशू आता है ना किसी एक पर्टिकुलर सर्विस में, तो वो पूरा का पूरा बैकएंड आपका ठप हो जाता है वहां पर। आप पीएचपी पे एक प्रोजेक्ट जाके बनाएं और आप उसके अंदर पूरी बैकएंड सर्विस लिखें और उसमें एक दो रैंडम एरर्स डाल दें, और फिर आप उसे रन कीजिएगा। चाहे वो एरर एक भी है ना, आपका पूरा बैकएंड बंद हो जाएगा, आपका वो बैकएंड सही से काम ही नहीं करेगा और आपको इतने एरर आएंगे आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, अब आ जाते हैं एमवीटी, मॉडल व्यू टेम्पलेट आर्किटेक्चर, हमने ये क्यों बनाया? अब जो एमबीटी की बात हमारे पास होती है ना, एमबीटी में ये होता है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम उनके मॉडल्स को। अब अगर हम जेंगो की बात करें जो कि हमारे पास जो एमबीटी आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, उसमें हमारे पास क्या होता है उसकी एग्जांपल लेते हैं। उसमें हमारे पास हर जो सर्विस है ना, हर बैकएंड, मतलब हमारे पास बैकएंड में भी काफी सारे मॉड्यूल्स होते हैं। एक डाटाबेस का अलग होगा, डाटाबेस में भी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें होती है, इस क्लास का हमारे पास अलग है, इसका अलग है, हमारे पास व्यूज अलग होते हैं, यूआरएल्स अलग होते हैं, यानी कि हमारे पास हर चीज का कंट्रोल डिफरेंट है। अगर कोई एक चीज मसला कर रही है तो वो सिर्फ वही मसला करेगी, वो सारे सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है? तो उसका मकसद बनाने का यही था कि आपका एक चीज इतना सेंट्रलाइज कर दो कि एक चीज बंद हो, दूसरी चीज का वैसे ही खाता खाली हो जाए। तो उससे बचाने के लिए उन्होंने क्या किया था, मॉडल व्यू टेम्पलेट का एक आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके अंदर ये चीज बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन की गई थी कि आपका ये जो सिस्टम है, वो एक सर्विस अगर बंद होती है तो दूसरी आपकी वर्क करेगी। आपका एक यूआरएल डिस्टर्ब होता है तो बाकी सारे यूआरएल्स और व्यूज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई होप फसी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।
yes we can. Thank you. जी, अगर किसी का कोई और क्वेश्चन नहीं है तो बता दें, ताकि मैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर बेसिकली मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल है और मैं मशीन लर्निंग सीखना चाहता हूँ, लेकिन ये जो टर्म्स यूज हो रही हैं आपने, तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। तो इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट है या नहीं फिर नहीं, ये सीखना देखिए मेरी पड़ेगा? बात सुने। आज का जो सेशन था ना, बिकॉज मैंने ये थोड़ा सा रिवीजन का सेशन रखा हुआ था, और मैंने ये Q&A सेशन भी रखा था कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, क्यूरीज है कि इसके रेलेवेंट, तो वो आस्क कर सकता है विदाउट एनी इशू। तो इसमें हर बंदे का जो क्वेश्चन है ना, वो उसके बैकग्राउंड के रिस्पेक्टिवली है। अगर फसी का क्वेश्चन है ज़्यादा बैकएंड बैकएंड वाले उसकी डोमेन पे फोकस करता है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रोल के ऊपर फोकस है, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हमारे कोर्स में ये प्री रैक। हर बंदा अपने हिसाब से, जो उसकी सेंस है ना, वो उसके हिसाब से क्वेश्चन कर रहा है, और उसको यहाँ पर उसके हिसाब से ही जवाब दिया जा रहा है। इसका कोई प्रीरेक नहीं है कि जरूरी नहीं है कि जो वो बात कर रहा है उसकी आपको हर चीज इंच बाय इंच आपको वैसे ही पता हो। और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर मैं कोई चीज को टर्म नहीं बोल रहा हूँ तो वो सबको पता होना लाजमी है। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। सही है सर, गॉट इट। वो इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह है कि न्यूज़ चैनल में समटाइम्स किसी दो कंट्रीज की जंग लड़ रहे हो ना, तो हमें सिर्फ इतना कंसर्न होता है कौन मार रहा है, कौन मर रहा है। अगर वो वहाँ पर वेपन्स के नाम यूज करने लग जाए, S-400 यूज कर रहे हैं, ये T-800, M-1000 मिसाइल सिस्टम, ICBM टेक्नोलॉजी, तो आपको जरूरी नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी का भी पता हो कि वो अच्छा वो कौन सी टेक्नोलॉजी किसको मार रहा है। आपका मेन कॉन्सेप्ट उसके फोकस और उसके फंडामेंटल पे होना चाहिए, एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, सही है सर। ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें ठीक है। अभी मैं एक चीज़ को अनाउंस करने लगा हूँ। आई होप कि सब स्टूडेंट्स का मुझे इस पे अच्छा फीडबैक मिलेगा। मैंने मैम के साथ एक चीज़ डिस्कस करके अभी रिसेंटली, वो चीज़ अभी मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों से मैं शेयर करूँ। अभी तक हमने जितना कोर्स में पढ़ लिया है, पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी तक मॉडल ट्रेनिंग तक किसी को कोई इशू है मशीन लर्निंग के एक सिंपल लाइफ साइकिल में? अभी ML ऑप्स की कोर टेक्निकल टर्म्स की, उसका बेसिक फंडामेंटल आई नो कि आपको अभी फंडामेंटल ही बताया गया है। ज़्यादा डिटेल में एक एक टूल को वो क्या कहते हैं उसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस अभी नहीं करवाई, वो भी करेंगे। लेकिन मुझे ये बताएं कि इससे पहले की जो स्टेजेस है मॉडल ट्रेनिंग और वैलिडेशन तक, इसमें किसी को कोई मसला, अगर आपको कोई टास्क असाइन कर दिया जाए तो आपको कोई इशू आएगा, नहीं आएगा? अगर आएगा तो कहाँ पे आ सकता है? ये चीज़ आप ज़रा पहले तो मुझे ये बताएं, फिर मैं आपको अगली चीज़ बताऊंगा। सर एक क्वेश्चन है। जी सर जब हम मॉडल ट्रेन करते हैं तो हमारे पास दो सेट बनते हैं, एक ट्रेन बनता है और एक टेस्ट बनता है, राइट? जी जी। तो सर मैं कल एक लेक्चर देख रहा था ये सुपरवाइज लर्निंग पे। तो सर वहाँ पे वो सेट जो है वो उसकी एक और सेट बना लेते हैं, तीन टर्म्स में उसको डिवाइड करते हैं, एक टेस्ट होता है, एक ट्रेन होता है और एक वैलिडेशन होता है। तो इस पे थोड़ा रोशनी डाल दे कि अगर हमारे पास टेस्ट और ट्रेन, हम टेस्ट और ट्रेन पे मॉडल बना सकते हैं, तो ये वैलिडेशन उस टाइम की क्या ज़रूरत है और ये मैं क्यों? इस जी जी, मैं इसको बताता हूँ। पहली बात तो ये, जो आपने ये जो वीडियो देखी होगी ना, आई एम डैम श्योर 100% कि ये जो वीडियो होगी ये सिंपल किसी मशीन लर्निंग मॉडल की नहीं होगी। ये उसने यकीनन कोई अपनी ना वो डालने के लिए इसमें उसने वैलिडेशन का वर्ड यूज किया होगा। एवेंचुअली मशीन लर्निंग में जब आप टेबुलर डाटा के, अब ये एक और चीज मैं बताऊं, मॉडल की ट्रेनिंग डिपेंड करती है कि आप किस किस्म का मॉडल बना रहे हैं और किस डाटा पे बना रहे हैं। नंबर वन, ये चीज भी आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, आप इसको जॉट डाउन भी कर लें और अपने माइंड में भी रखें कि मॉडल की ट्रेनिंग के स्टेप डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का डाटा है और आपका किस तरह का मॉडल है, और आपकी आउटपुट आप किस तरह का उसको आपका डाटा, और आप क्या किस तरह का आपने मॉडल बनाना है। अगर आप इमेज डिटेक्शन पे या रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर रहे हैं ना, तो उसकी फंडामेंटल तो सेम होगा, लेकिन उसका लिखने का मेथड और उसका जो टर्म्स और कुछ खास किस्म की टर्मिनोलॉजी उसमें यूज होंगी जो नॉर्मल आप टेबुलर डाटा के ऊपर वो करते हुए वो नहीं करते। ठीक है। और ये जो वैलिडेशन है और ट्रेनिंग है ना, बेसिकली हम नॉर्मली इसको जनरली एक ही कहते हैं, लेकिन ये वैलिडेशन का अलग से सेट हम सिर्फ एक यूज केस में बनाते हैं, वो है कंप्यूटर विजन में। कंप्यूटर विजन में हम एक ट्रेन सेट देते हैं, एक टेस्ट सेट देते हैं और एक वैलिडेशन सेट देते हैं, सिर्फ और सिर्फ जब आपने उसके डीप लर्निंग CNN आर्किटेक्चर और जब आप ट्रेन कर रहे हो तो आप उसको ईपॉक्स के अंदर एक पर्टिकुलर पैरामीटर होता है जिसके अंदर आप वैलिडेशन सेट करके उसका आगे पाथ देते हैं, जिसमें आप वैलिडेशन का अलग से उसमें डाटा देते हैं।
सिर्फ इसलिए ताकि वो आपको जब आपका मैट्रिक्स देगा ना, आपकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी, टेस्टिंग एक्यूरेसी, साथ उसके एक दो एक्यूरेसी या एक दो मैट्रिक्सेस और साथ आ जाते हैं, उसका और कोई मकसद नहीं है। नॉर्मली आपका ट्रेनिंग और टेस्टिंग इज ऑल व्हाट यू नीड टू ट्रेन अ सिंगल मॉडल, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ योर मॉडल यू आर वर्किंग ऑन, इट डजंट मैटर, जस्ट ट्रेनिंग और टेस्टिंग, ये बेसिक फंडामेंटल है। बाकी जितना गुड़ डालते जाए उतना मीठा होता जाएगा। उसमें वो फिर क्या कहते हैं, मॉडल ट्रेनिंग के पैरामीटर अलग आ जाएंगे, उसके अंदर फिर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स अलग आ जाएंगी। तो उस चीज से आप कंफ्यूज ना हो। बेसिक फंडामेंटल अगर आपको क्लियर है ना, तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि जो आपको पता है वो इस तरह ही चीज हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो कोई वैलिडेशन अलग ही कोई लॉजिक है। वो सिर्फ पैरामीटर्स को चेंज करने के लिए उसकी केपीआईज होती हैं, या ये कह लें कि उसके एक्यूरेट जो उसने मॉडल, आई एम श्योर कि उसने मॉडल को सीएनएन बेस्ड आर्किटेक्चर या डीप लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर ट्रेन किया होगा। ये टेक्निक हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, ये जो आप बता रहे हैं, अलग से वैलिडेशन सेट देते हैं। और वो ट्रेनिंग में जब हम मॉडल और ट्रेन लगाते हैं तो उसमें हम वैलिडेशन का एक अलग से पैरामीटर के अंदर उसका उस डाटा का हम चंक पास करते हैं, जिससे हमारे पास जो मैट्रिक्सेस होते हैं, ट्रेनिंग एक्यूरेसी, टेस्टिंग एक्यूरेसी, ट्रेनिंग लॉस, टेस्टिंग लॉस, इसके साथ हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, या इन्हीं में हमारे पास एक ना वो चीज़ होती है। तो इसका ताल्लुक आपके उससे नहीं है, आप इसके बगैर भी ट्रेनिंग और टेस्टिंग से भी ये चीज़ आप मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? जी सर। और सर एक दूसरी क्वेश्चन है कि सर हम ये स्टैंडर्डाइजेशन हर सेट पे लाजिम है कि हम स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे कि नहीं, कुछ सेट्स पे करेंगे कुछ पे नहीं करेंगे? मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। आप स्टैंडर्डाइजेशन से आपका क्या मतलब है? आप किस सर स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहे हैं? जब हम मॉडल ट्रेन करते हैं तो इसकी जो स्टैंडर्डाइजेशन होती है, हम डिस्ट्रीब्यूशन देख देते हैं, उसके बाद उस पर नॉर्मलाइजेशन लगा देते हैं, सॉरी। तो ये लाजिम है कि हर सेट पे ये करना लाजिम होगा कि नहीं? देखें, आप ये जो सेट को रेफर कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट की बात कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, पहली चीज़ तो मैं एक चीज़ मेक श्योर करूँ, आपको ना जिस वक्त लाइफ साइकिल के सीक्वेंस का पता होता है ना, आपको ये इशू नहीं आता। अब ये जो आपने कहा ना ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट के ऊपर, ये बार बार मुझे ये इधर भी करना होगा, इधर ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट एक ही डाटा होता है इससे पहले, पहली बात। और जो ट्रेनिंग में होता है वही डिस्ट्रीब्यूशन टेस्टिंग में होती है। अगर आपकी वो चीज़ ट्रेनिंग में काम कर रही है ना, तो वो टेस्टिंग पे भी करती है। ये चीज़ एक रूल ऑफ थंब है, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो चीज़ हमारे पास मेन चीज़ आती है, वो ये आती है कि आपका पहले डाटा सेट होता है तो आप उस पर डाटा प्री प्रोसेसिंग कर लेते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन आप चेक करते हैं वो एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस में आप उसकी स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं, उसका कर्टोसिस कैसे है, उसकी जो सेंट्रलाइज है भी या नहीं है, वो सारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का पार्ट है। ठीक है। और जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो, और जो स्केलराइजेशन हम ये करते हैं, ये प्री प्रोसेसिंग और फीचर इंजीनियरिंग में हम करते हैं, ताकि फीचर्स को हम एक वैल्यू में स्केल कर सकें, स्टैंडर्डाइज कर सकें। उसके बाद जाके हम ये ट्रेनिंग और टेस्टिंग को स्प्लिट करते हैं। ठीक है। उसमें ये नहीं है कि हमने पहले स्प्लिट मार देना है, उसके बाद हमने ये सारी चीजें बारी बारी उस पर भी करनी है, उस पर भी करनी है, पहले वो करके बैठते हैं। ट्रेनिंग और टेस्टिंग तो हम बिल्कुल एंड पे करते हैं, मॉडल मतलब मॉडल ट्रेन करने से थोड़ा सा पहले। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जी। अच्छा क्लास, तो ऐसा है कि मैडम मैडम और मैंने एक चीज़ डिसाइड की है कि अभी तक आपने जितना पढ़ा है ना, हम चाह रहे हैं कि आप इस पे एक करें प्रोजेक्ट, एवरीवन। आप चाहें तो इस पे टीम्स में भी काम कर सकते हैं। आप 2 या 3 के ग्रुप बना के आप कोलैब करके, अगर फर्ज करें किसी एक की एक्सपर्टीज में ये होता है कि टीम में आपको ना कोलैबोरेशन कंट्रीब्यूशन का पता चल जाता है कि एक गिटहब पे कैसे 2 या 3 बंदे आपस में सिंक होके काम करते हैं किसी एक सिंगल प्रोजेक्ट पे। तो इसमें आपने क्या करना है, पहला टास्क तो ये है कि आपने अपना एक आइडिया चूज करना है, मशीन लर्निंग का, डाटा साइंस का, आपका एक्चुअल में प्रोजेक्ट क्या होगा। ठीक है। उसके ऊपर आपने बताना है कि आपने ये आइडिया क्यों चूज किया। ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि आप टीम में काम करना चाहते हैं, आप अकेले इस पे काम करना चाहते हैं। और उसी के बाद हम इस पूरे कोर्स में ना, जो आप प्रोजेक्ट करेंगे, हम जो जो पढ़ाएंगे, आपने क्या करना है, आपने वो वाली टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स उसके ऊपर इंप्लीमेंट करने हैं। अभी यानी कि अभी तक हमने आप जितना पढ़ा है ना, मॉड्यूलराइजेशन पढ़ी है, यूनिट टेस्टिंग पढ़ी है, हमने क्या पढ़ा है, यू कैन से कि हमने मॉडल की अभी जो टूल्स, मॉडल ट्रेनिंग वगैरह, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। आपके ऊपर ऑप्शन है कि जो चीज़ें आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ी आप वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन द बेयर मिनिमम इज़ कि आपने एक मॉडल ट्रेन करना है उन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए जो हमने पढ़े हैं। सिंपल है, कोड की टेंशन आपने ली नहीं कि कोड कैसे लिखेंगे, वो क्योंकि प्रॉब्लम कभी भी नहीं होता, इंटरनेट पे हर चीज़ मिली है। लेकिन आपने मेक श्योर जिस चीज़ को करना है कि जो चीज़ आपने लर्न की है, क्या आप वो चीज़ इंप्लीमेंट उसमें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज मुझे ये, अब सब पहली बात तो ये कंफर्म करें कि आप इस चीज से कितना एग्री करते हैं, क्योंकि मेरा और मैम का जो पर्सनली ख्याल है ना, वो यही है कि आप जो मर्जी पढ़ते रहें। रियल टाइम क्लास का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि आप उसको ऑनलाइन किसी भी रिकॉर्डेड क्लास की तरह ले लें। एक सेकंड फार, और आप उसमें जो भी आपका क्या कहते हैं आप उसको पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने उसको इम्प्लीमेंट उस तरह नहीं किया ना, आपको मौका मिला, आप वेट कर रहे हैं मैंने ये चीज़ें सीखी हैं और मुझे जब मौका मिलेगा मैं तभी इम्प्लीमेंट करूंगा। ठीक है। तो आप वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ भूल जाएंगे। आपको वो जो इतना टाइम आपने इन्वेस्ट किया, आप यहाँ पर आ रहे हैं, आपने अपनी जो एफर्ट पुट की है, आपकी वो मल्टीप्लाई बाय जीरो हो जाएगी अगर आप उस चीज़ को रन टाइम पे प्रैक्टिस नहीं करते। और आप उस नॉलेज को, अगर आपको इशू आता है, अब क्वेश्चन बच्चों का ये होगा कि हाँ भाई हमें तो इशू आ गया भाई, हम क्या करें अगर कोई इशू आ गया भाई। उसका ये है कि आज जिसको जो इशू आएगा वो यहाँ पर टैग करेंगे, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, जिसे आता है वो बताएगा। और अगर फर्ज करें आपको स्लैक पे जवाब नहीं मिलता तो क्लास में आप अपने क्वेश्चंस को पुट करेंगे कि हम ये कर रहे थे, हमें ये इशू आया, अब हम इससे क्या करें। बात गेट कर रहे हैं आप सब? जी, अब मुझे इस पे आप सब अपना फीडबैक दें बारी बारी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इसके लिए टाइम फ्रेम कितना होगा, मतलब हम वीक में करें या 2-3 दिन में करें, किस तरह का वो प्रोसीजर होगा, और ग्रुपिंग किस तरह बनाएंगे, खुद ही बना लें या आप डिसाइड करेंगे? देखें, मैं या मैम आप पर कुछ भी इम्पोज नहीं करने वाले कि आप ये ऐसे ही करेंगे। इट्स अप टू यू। आपको जैसे इजी लगता है, आपको जैसे फिजिबल लगता है, आपको अकेले काम करना पसंद है तो ठीक है, आप अकेले करें। आपका कोई फ्रेंड है जो आपके साथ, आप उसके साथ काम करना चाहते हैं, आप फिर भी कर सकते हैं सिंक। या आप एक दूसरे को अप्रोच, अगर आप पहले तो अपने आइडिया को सिलेक्ट करें नंबर वन। काम करना तो बाद की बात है, पहले आपका आइडिया होगा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आइडिया किसका कौन सा है। तो आप उसके रिस्पेक्टिवली आप ये कर सकते हैं कि मेरा ये आइडिया है तो अच्छा ये किसी और का आइडिया है, अगर तो है तो मिलजुल के काम कर लेते हैं उसमें। ठीक है ना। तो कोलैबोरेशन करनी है या सोलो करना है ये आपके ऊपर है, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन आपने जो चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपने पहला तो अपना आइडिया, और वो आपने ऐसा नहीं है कि गूगल पे जाएं और आइडिया जी प्रोजेक्ट आइडियाज, ऐसा नहीं करना। मैं सजेस्ट करूंगा छोटा आइडिया हो या बड़ा आइडिया हो, वो आइडिया रेयर हो या वो आइडिया कॉमन हो, इट डजेंट मैटर फॉर मी, नीदर यू। लेकिन आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि वो जो चीज़ आप कर रहे हैं उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन होना लाजमी है। और सिर्फ वो प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होगा, आपने उसके ऊपर लिंक्डइन पे बाकायदा पोस्ट भी करनी है, आपने उसके ऊपर आर्टिकल भी मीडियम पे लिखना है, आपने लिंक्डइन पे भी उसके ऊपर आर्टिकल लिखना है जब वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और आपने उसको ट्रैक करना है और अपने आप को अवेल्युएट खुद करना है। हर बंदे का आइडिया जो होता है ना, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम के हिसाब से होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उसका आइडिया सबसे बेहतर है, उसका आइडिया आइडिया आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से। जिसके लिए जो प्रॉब्लम होती है उसी को पता होता है कि मेरे लिए ये चीज़ कितनी अहम है। किसी दूसरे को नहीं पता होता। मैं जितना मर्जी कह दूं जी मुझे आपके दर्द का एहसास है, या मुझे पता है आपकी किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, दिस इज अ सिंपल लाई, मुझे नहीं पता, सीधी बात है। ठीक है। एक चीज तो आपको ये पहले ही मेक श्योर कर दूं, आपका प्रॉब्लम है ना, तो आपको, हाँ आपको उसमें गाइडेंस चाहिए, वो आपको मिलेगी, उसकी गारंटी आपको मैं देता हूँ। ठीक है। आप मीटिंग पे आए, किसी को कोई इशू आ रहा है तो हम प्रोजेक्ट्स के आइडियाज डिस्कस करेंगे। इससे होगा क्या कि आप जो पढ़ रहे हैं ना टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, सिर्फ आपके दिमाग में वो सिर्फ नाम नहीं है, आप उसे ट्राई करेंगे, आप फेल होंगे, आप बार बार फेल होंगे, आप फिर ट्राई करेंगे। किसी शख्स ने कहा था कि जिंदगी में ना बड़ी जगह पर, मतलब बड़े मकाम पर पहुंचने से पहले जो चीज सबसे जरूरी क्या होती है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, उसने कहा सबसे जरूरी स्टेप ये होता है कि आप बड़ी गलतियों को वक्त से पहले करें। अगर वही चीज जो ब्लंडर आपने मारना है ना उस जगह पर जहां पर वो बच गया तो बस आपका खात्मा है, यानी कि आपकी बेइज्जती अलग होगी और बाकी सब अलग होगा। उससे बेहतर है कि आप उसको पहले करें। आप फेलियर आपको वहां पर आएगा, उससे पहले फेलियर देखें ना। आपके पास अभी टाइम है, लर्निंग फेज में कौन आपको कह रहा है कि भाई आप वो करें। आप इस तरह करें, आप खुद को टेस्ट करें, एवेल्युएट करें, आप आइडिया बनाएं, नहीं बनता कोशिश करें, एटलीस्ट यू शुड ट्राई। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप, जो एक चीज मैं बता देता हूँ, एक इंसान को कभी भी ये चीज का कंफर्म नहीं होता कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता जब तक वो खुद उसे ट्राई कर नहीं लेता। ठीक है। जी, आप किसका क्वेश्चन था? जी, इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर एक सर। क्वेश्चन है मेरा। जी जी। मेरा क्वेश्चन कोड मॉड्यूलराइजेशन के बारे में था सर। आपने बताया था कि हम कोड को मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं,
तो डॉट पी वाई की उसमें करते हैं, यही हम डिवाइड करें इसको आई पी वाई एन बी नोटबुक की फॉर्म में, ये कर सकते हैं सर? मैंने आपसे एक चीज़ ये उस वक्त भी क्लास में कही थी कि डायरेक्टली ना अगर आपको इशू आ रहा है ना कि आपका काम कैसा होगा, सही होगा नहीं होगा, तो आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें इस तरह कि आप पहले उस सारे को जुपिटर पे करके रखें। ठीक है, नंबर 1। नहीं सर, मैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से नहीं पूछ रहा, इन जनरल पूछ रहा हूँ, ये इसकी जनरल मैं कन्वेंशन बताता हूँ है। आपको, जनरली बता रहा हूँ मैं आपको, प्रोजेक्ट के हवाले से भी मैं बता भी नहीं रहा। आप उसको जब कर लेते हैं ना तो आपको ये 100% श्योरिटी होती है कि ये जो मेरा कोड लिख रहा हूँ ना ये तो वर्क कर रहा है। ठीक है, अब अगली चीज़ है कि उसे मॉड्यूल में कैसे करना है, मॉड्यूल करेगा काम या नहीं करेगा। तो आपने सिंपली ना मॉड्यूल की लॉजिक को देखना है। आपने जिस डायरेक्टरी में है उस डायरेक्टरी में आपने जो जो फाइल है जिसको मॉड्यूल बनाना चाहते हैं, नंबर 1 स्टेप, क्या वहां पर इनिट फाइल आपने बनाई है? अगर बनाई है तो ठीक है, और अगर नहीं बनाई तो फिर आपको देखना चाहिए। और जब आप वो इनिट फाइल बनाते हैं और उसको टर्मिनल के थ्रू रन करते हैं तो आपके पास एक रन के होने के बाद ना एक डायरेक्टरी जनरेट होती है जो इस चीज़ का सबूत होता है कि अब जो आपकी फाइल रन हुई है ये एज अ पैकेज हुई है, ये एज अ मॉड्यूल हुई है। बात गेट कर रहे हैं? और जब ये होता है ना तो बंदे को पता चल जाता है कि अच्छा, अब जो भी इशू है ना या तो वो मेरे कोई कोड में होगा या उसमें होगा। अगर ये आपका नहीं होता स्टेज, या आपका मॉड्यूल ही आपको एज अ वो नहीं आपने बनाया, तो फिर आपका कोड जितना मर्जी सही है, आपको फिर आपके मॉड्यूल वाले कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए। आपको उसे ट्रबल शूट करना चाहिए कि आपने कहीं ऐसा तो नहीं है आपने वो इनिट के आगे कुछ और लिख दिया है या उसमें आपने किसी और एक्सटेंशन से उसको कर दिया है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप बैक ट्रैक करके ना, आपको अगर फर्ज करें कि ये कोई पहले कोड रन हो रहा था, बीच में वो कोई इशू करे, आप उसको बैक ट्रैक करना सीखें। वो इशू आया कहाँ से, पहले स्टेज में कहाँ कहाँ तक हमारे पास वो चीज़ सॉल्व थी, और इशू कहाँ से आना शुरू हुआ। ठीक है ना? तो आप उस मॉड्यूल्स को इस तरह करें, पहले कोड आपने वो रन किया हो ऑलरेडी, आपके पास पड़ा हो, अब आपने सिंपली उसे कन्वर्ट करना है मॉड्यूल्स में, दैट्स इट। और मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करने से पहले आप सिंपल मतलब प्रिंट का फंक्शन ना हेलो वर्ल्ड लिख के एक मॉड्यूल को रन करें, रादर देन एक 500 लाइनों का कोड आप पूरा मॉड्यूल में लिखें और उसके बाद सिर्फ आप यही एरर ही ढूंढते रहें कि जी एरर आ कहाँ रहा है। एज अ बिगिनर के लिए ये मैं गाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना? अगर आपको मॉड्यूल्स का आइडिया नहीं है, सिंपल प्रिंट करके एक पैकेज में या एक वो क्या कहते हैं फाइल में आप उसका मॉड्यूल बनाएं और फिर आप दूसरी फाइल से उसको कॉल करें उस फंक्शन को जो सिर्फ प्रिंट ही कर रहा है, ताकि आपको ये चीज़ 100% मेक श्योर हो जाएगी कि ये जो चीज़ है ना, ये मॉड्यूल ये वर्क कर रहा है। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका आदिल? जी सर, थैंक यू सो मच। ये मैंने ट्राई किया था अपने एंड से ना, प्रिंटिंग वाला जो आप कह रहे हैं, तो वो हो गया था, मेरा रन हो गया। लेकिन एक माइंड में यही चीज आ रही थी कि अगर मैं डॉट पी वाई की जगह अगर डॉट आई पी वाई एन बी की बनाऊं, तो ये नहीं नहीं, इस देखें, डोमेन में ये आता है चीज़ कि नहीं आता है? आप उस चीज़ को ना रिवर्स इंजीनियरिंग ना करें। हाँ, देखिए, मैंने आपसे ये चीज़ उस वक्त भी कही थी, शायद ये माइंड से स्किप होगी या मैंने जल्दी जल्दी में बता दी होगी। आप जब मॉड्यूल बनाते हैं ना, कोई मॉड्यूल आपको पी वाई में ही बनाना है, लेकिन आप उसको कॉल आई पी वाई एन बी में कर सकते हैं। ये शर्त नहीं है कि आप कॉल उसको, आप फंक्शन को जो कॉल कर रहे हैं मॉड्यूल से, आप वो भी उसको पी वाई में ही करें। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप उसको उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन आप इशू यहाँ पर ये है कि आप बनाएंगे उससे पहले पी वाई में मॉड्यूल। आप उसे कॉल चाहे जुपिटर पे कर रहे हैं, चाहे आप उसे कहीं और कर रहे हैं, चाहे पी वाई में कर रहे हैं। गेट आप कर रहे हैं बात? जी सर, थैंक यू। जी जी। और कोई मुझे बताएं कि प्रोजेक्ट के इस आइडिया के ऊपर आप सबका क्या मौकफ है, और आप इससे कितना एग्री करते हैं और कितना डिसएग्री करते हैं? बोलिए, मुफ्त कर रहे हैं, कोई आपके सवाल है कुछ बोलिए। ये आया इसलिए इसको दूसरे चीजें आई गेस कोई क्वेश्चन कर रहा है, अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो मैं ये बता दूं कि उसकी आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। आवाज़ बहुत कम आ रही है जो भी बोल रहा है। काइंडली आप अगर आपका क्वेश्चन है तो आप टाइप कर दें, क्योंकि आवाज़ आपकी मुझे नहीं आ रही। काइंडली ये मॉडरेटर्स इस चीज़ को मेक श्योर करें कि ये क्या क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि अगर मेरा इशू आ रहा है मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तो काइंडली आप मुझे रिपीट कर सकते हैं। सर उन्हीं का प्रॉब्लम नहीं, है। आई थिंक सो, माइक माइक खुला रह गया किसी का ऐसे।
मेरा ख्याल है, मुझे भी ऑफ लग कर रहा है, दें। क्योंकि इस तरह की आवाज़ आ रही है तो मुझे लग नहीं रहा है कोई क्वेश्चन हो रहा है यहाँ। तो अच्छा, अब आप लोग मुझे बारी बारी बताएं, कोई अपना फीडबैक देना चाहता है कि प्रोजेक्ट्स पे आप इस आइडिया से एग्री करते हैं या आप इसे डिसएग्री करते हैं। बिल्कुल एग्री करते हैं, क्योंकि हमने जितनी अभी तक नॉलेज ली है तो उसे अगर इम्प्लीमेंट करना है तो ये एक सिंपल वे यही है कि हम प्रोजेक्ट बनाए, तो इसके थ्रू ही हम कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, बेहतरीन है ये तो मैं बस ये चीज़ मेक श्योर करना चाह रहा था। और सर आई एक गेस। क्वेश्चन है। जी जी। सर हम इसमें इमेज प्रोसेसिंग या कंप्यूटर विजन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं? जी क्यों नहीं, आप बना सकते हैं। आप बेशक ऑडियो का डाटा ले आए, आप बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी पे बनाइएगा फिर। सर उसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी नहीं है। देखें, अगर मैं एक प्रॉब्लम उठा रहा हूँ ना, उसके उसका जाती तौर पे मैंने किसी वजह से वो प्रॉब्लम उठाई है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं एक चीज़ उठा रहा हूँ, एक ऐसी चीज़ जो अब से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती, और मैं कहता हूँ मुझे काम उस पर करना है, और वो बहुत अच्छी बात है, आपको काम ऐसे ही केसेस पे करना चाहिए। लेकिन आपको उसका बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। आपको अगर अलिफ बे भी नहीं ना पता इमेज को लोड कैसे करते हैं, तो आप अगर कहते हैं कि मैं जी एक इमेज प्रोसेसिंग का मॉडल बनाऊंगा जो कमाल कर देगा, तो पहले आपका पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि आपको इमेज प्रोसेसिंग का फंडामेंटल क्लियर हो। अगर आपको क्लियर है, यू आर गुड टू गो, एंड यू शुड बी गोइंग दैट वे, वेर एवर यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट। ओके। तो सर कॉन्सिक्वेंसेज जितना हमारे लिए नहीं है। सर कॉन्सिक्वेंसेज जित ये है कि बस आपको पता हो कि आप क्या कर सर रहे हैं। जितना आप जितना अभी तक आपने पढ़ाया है उस हिसाब से फिर हमें आप बता दें कि कौन सी डोमेन में रह के हमें काम करना चाहिए। अ, यार इसका मैं ऑनेस्टली बताऊं कि आपको जिस भी चीज़ का शौक है ना, जिस भी चीज़ पे आप काम करना चाहते हैं, आप टेबुलर डाटा पे करना चाहते हैं, आपको टाइम सीरीज की कोई प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम के ऊपर काम करें। आप इमेज के ऊपर या डाटा के फॉर्मेट पे ना जाएं अभी। आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करें कि आप किस तरह वो चीज़ को डिफाइन करते हैं, या क्या कहते हैं उसको, कि आप किस मतलब आप जो भी आपका यूज केस है ना, लाइक आप कोई इलेक्ट्रिकल की प्रोजेक्ट को, अब कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कोई सिविल इंजीनियर है, या कोई मैनेजमेंट से, या कोई मेडिकल से है, या कोई डाटा साइंस से है, आप अपनी डोमेन में जाएं। जिस चीज में आपको लगता है ना कि ये बहुत बड़ा मसला चल रहा है, आप उस प्रॉब्लम को उठाएं। आप कहें ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। फिर आपका अगला टास्क ये होगा कि आपने डाटा कलेक्शन करनी है। वो जो चीजें यहाँ हमने थ्योरी में पढ़ी हैं, आप उसको रियल टाइम इंप्लीमेंट करेंगे, और आपको फिर मसले आएंगे। आपको एक जगह से नहीं मिलेगा, आपको दूसरा डाटा, अब जो जो डाटा मिलेगा आपको आपको कभी वो मसला कर रहा होगा। तो ये मैं चाहता हूं कि आप उन स्टेजेस से गुजरे टाइम से, जो आपने बाद में जाके जब आपने स्विच करना है इंडस्ट्री में, तो आपको वहां पे मसले आ रहे हैं। आप पहले जलील हो रहे हैं, ये ज्यादा बेहतर है रादर देन कि आप वहां जाके हर सेकंड, हर अपना घंटा अपना खुद को जलील करने में गुजारें। सही है। ठीक है ना। सही है जी। सर। इसमें ये है कि हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स पढ़े हुए हैं उनको ना फिर देखें, हम अपनी कोई रियल टाइम प्रॉब्लम जो हमें फेस हो रही है उसको हम देखें कि जिसमें कोई मॉडल ट्रेन होकर जो है ना फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या कोई ऑटोमेशन पे काम हो जाए। जी इसके ऊपर कोई और कमेंट करना चाहेगा। चले, इसका मैं फिर जवाब देता हूँ आपको। आपको अगर लगता है ना कि आप नहीं कर सकते, तो मेरा आपको मशवरा है कि आप लाजमी करें। ठीक है ना। लेकिन आप उस डोमेन में करें जिसमें आपको इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट होना सबसे पहली चीज है। अगर ये नहीं है ना, फिर कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है। और अगर नहीं है इंटरेस्ट, तो डेवलप करें। आप ये भी कर सकते हैं, ये दूसरा ऑप्शन है। ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग चीज है ना यार, उसमें काम करना बड़ा आसान होता है। उसमें कोई भी उठा दे, रन कर दे, हो गया काम, दैट्स इट। आपकी लर्निंग उसमें जीरो होती है। जी आदिल। सर मेरा जिस प्रॉब्लम में इंटरेस्ट है उसका मेरे पास डेटा आउटडेटेड पड़ा हुआ, तो क्या मैं उसको लेके चल सकता हूँ आगे मॉडल ट्रेनिंग के लिए? आपका डाटा आउटडेटेड है किस सेंस में? वो डाटा है, डाटा किस चीज का है? डेटा से डिफॉल्ट पेमेंट्स थे और 2000
फार्म्स का डेटा है। फाइनेंस का जी सर। बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा वो डाटा उसकी ऑथेंटिसिटी भी हो, जस्ट रैंडम क्या कहते हैं टॉय डाटा ना हो। नहीं नहीं, डेटा ऑथेंटिक है सर, डेटा ऑथेंटिक है, लेकिन सेट थोड़ी है, सी 2005 में। कोई मसला नहीं है। अ, उसका वो अप टू डेट होना जरूरी नहीं है, उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट एग्जिस्ट करना और उसमें किसी ने काम ना किया हो तो ये बहुत अच्छी बात है। ये जरूरी नहीं है कि वो डाटा अभी 2024 में ही रिलीज हुआ हो सकता है कोई पुराना पुराना यूज केस हो सकता है जिसपे किसी ने काम ना किया हो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वाटर लेवल हमारा एक किसी कंट्री में, ये मुझे एग्जैक्टली कंट्री याद नहीं है, यूरोप का कोई एरिया था, वहां पर एक नहर का ना पानी बहुत ज्यादा सतह ऊपर चली जाती थी। तो अब इशू ये है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने अपनी वेबसाइट पे रखी, कंपटीशन एक लॉन्च किया जिसमें पूरी दुनिया के डाटा साइंटिस्ट को उन्होंने इनवाइट किया और कहा कि यार प्रिडिक्ट करो वो सारे फैक्टर्स जिनकी वजह से ये हो सकता है, और जिनकी मदद से जिनको डिक्रीज करके, और स्टोरी टेलिंग के लिए एक डैशबोर्ड बनाओ जिसमें हमें ये पता चले किस चीज़ को हम डिक्रीज करें तो हमारे पास ये वाली चीज़ हमारे पास हो जाएगी सॉल्व, प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व हो जाएगी, और जिसको इंक्रीज करें तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप कि आपके क्वेश्चन का आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस तरह उठानी है, और उसके ऊपर फिर डाटा ढूंढना, डाटा कलेक्शन, ये बात की बातें हैं, ये नहीं कि डाटा सेट पड़ा है जी शुरू हो जाओ। आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पहले डिफाइन करना है, डाटा पड़ा है नहीं पड़ा वो तो बात की बात, वो तो आपका काम है। वो आपने नहीं देखना कि डाटा जो